योग आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। न्यूट्रिशन इज द की पार्ट। ओबेसिटी मैनेजमेंट आपका पूरा रूट कॉज पे काम करता है। साइकोन्यूरोबिक्स की थेरेपी करें, आप न्यूट्रिशन लें, बट फिजिकली एक्टिव होना भी इम्पोर्टेंट है। भिंडी आई या चपाती आई या चावल आया, तो उसको कैसे डीफ्रैगमेंट करके ऑर्गन्स में भेजना है। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट डॉक्टर राशि के पास आने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी अदर डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू आर योर ओन डॉक्टर। नमस्कार, आरंभ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं हम एक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है आरंभ नारी शक्ति। तो नारी शक्ति क्यों जरूरी है ये सभी को पता है, क्योंकि जो स्त्रियां हैं उसी से घर भी चलता है, उसी से आपका प्रोफेशन भी चलता है और उसी से ही पूरा समाज भी चलता है। तो हम आज एक स्पेशल गेस्ट को आपके सामने ला रहे हैं जिनका नाम है राशि सूद। सबसे पहले राशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, मोस्ट वेलकम। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आजकल जो सोसाइटी है या आजकल के जो लोग हैं लाइफस्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। तो राशि जी बेसिकली एक एमएनसी में अकाउंटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम भी करती हैं और साथ के साथ इनकी एक एक्सपर्टीज है साइकोन्यूरोबिक्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस शो में। सो राशि जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये दोनों प्रोफेशंस को एक साथ मैनेज कैसे करते हैं और क्यों आपने यही चूज किया। पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपके क्वेश्चन में ये दोनों प्रोफेशंस कैसे मैनेज करती हूँ, एक मेरी हॉबी है और एक मेरा प्रोफेशन है। सो मैं इस फील्ड में आई समवेयर अराउंड 2012 में, और इसकी शुरुआत हुई मेरे खुद से। और मैं खुद बीमार हुई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गलत डायग्नोसिस हुआ, आई वाज पुट ऑन स्टीरॉइड्स बाय डॉक्टर, एंड देन समहाउ आई गॉट टू मीट सम डॉक्टर जिसने मेरा डायग्नोज किया और पता चला कि सब कुछ 1 साल से मैं जो स्टीरॉइड्स ले रही थी वो बिल्कुल गलत ले रही थी। सो देन आई थॉट अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो बहुत लोगों के साथ भी ऐसे हो सकता है। सो फर्स्ट आई ट्रीटेड माई सेल्फ, इट टुक सम टाइम, आई ट्रीटेड माई सेल्फ, आई स्टार्टेड स्टडीइंग इनटू इट। मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी जो कि सबको हेल्प करे, कॉस्ट इफेक्टिव हो और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे होता है ना, जैसे आप सोचना शुरू करते हो तो देन एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग इन प्लेस और सब लोग मदद भी करने को आ जाते हैं। सो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने जब इस पर पढ़ना शुरू किया, मैंने स्टार्टिंग किया योग से। फिर योग में बहुत लोग आ चुके थे तब तक, मैंने उसमें सर्टिफिकेशन भी किया, मैंने अच्छी डिग्री भी ली। फिर उसके बाद आई वांटेड टू डू सम थेरेपी। तो फिर मुझे मिलते मिलते मुझे एक डॉक्टर मिले जिन्होंने मुझे बोला व्हाई डोंट यू डू अ डॉक्टरेट इन साइकोन्यूरोबिक्स। सो साइकोन्यूरोबिक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, साइकोन्यूरोबिक्स में डॉक्टरेट किया। फिर वहां से डॉक्टरेट खत्म करने के बाद मुझे लगा एक इसी थेरेपी से मुझे, क्योंकि होलिस्टिक बेनिफिट देना था सबको, तो इसी थेरेपी के साथ साथ मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो और एक फर्दर एनहांस कर दे आपकी इशू को सॉल्व करने के लिए। सो मैंने फिर डॉक्टरेट खत्म किया। मेरे वहीं से मेंटर्स, क्योंकि मैंने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से किया था, वहीं से मेरे मेंटर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम न्यूट्रिशन में कुछ करो। तो फिर मैंने मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट किया। न्यूट्रिशन में बहुत लोग करते हैं, इस फील्ड में भी बहुत वास्ट है, मैं इसमें भी कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। सो फिर मैंने मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी किया लिंकन यूनिवर्सिटी से। सो अब मैं उसको क्लब करती हूँ साइकोन्यूरोबिक्स, योग, साइकोन्यूरोबिक्स, न्यूट्रिशन, और फिर देन आई ट्रीट पेशेंट। तो दो बात अगर हम करना चाहिए थेरेपी जो है, स्पेशली जब आप योग से इसको जोड़ते हैं तो किस तरीके की, क्योंकि हीलिंग जब हम बात करते हैं, हीलिंग भी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। किस तरीके की हीलिंग आपके पेशेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनको डील करने में क्या चैलेंजेस आपको आते हैं, एंड योग से आप कैसे कनेक्ट करते हैं इसको। देखिए, योग सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ओवरऑल बॉडी पे हमें इंटरनल रूट कॉज पे काम करना चाहिए। अभी हम जैसे मैंने अपना जो सब्जेक्ट पकड़ा साइकोन्यूरोबिक्स में, वो मैंने पकड़ा ओबेसिटी मैनेजमेंट। अब ओबेसिटी मैनेजमेंट इसलिए पकड़ा मैंने कि सब लोग पतले होना चाहते हैं। अब पतले तो सब होना चाहते हैं, लेकिन वो एक साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है ओबेसिटी में
लेकिन अगर मैं उसको रूट कॉज पे जाऊं, उसके प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो सकते हैं। आपको डायबिटीज भी हो सकता है, आपके बॉडी में कोई और इशू भी हो सकता है, आपको थायराइड भी हो सकता है। तो ओबेसिटी मैनेजमेंट आपका पूरा रूट कॉज पे काम करता है। साइकोन्यूरोबिक्स भी रूट कॉज पे काम करता है। वो आपके साथ ऐसे काम नहीं करता है कि आपने बोला मेरे को ना पतला कर दो, तो पतला तो कर देंगे, बट आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि बेसिक रूट कॉज क्या है, आपको क्यों ये इशू आना शुरू हुआ। आपका स्टमक डिसऑर्डर है, आपके इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम है, आपके लिवर में इशू है, कहाँ इशू है। सो रूट कॉज इज द मेन थिंग व्हिच वी रियली वर्क ऑन एंड व्हिच मेक्स अस यूनिक। अब आपका क्वेश्चन योग से आप कैसे जुड़ते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजिकली भी अपने आप को एक्टिव रखिए। अपार्ट फ्रॉम आप साइकोन्यूरोबिक्स की थेरेपी करें, आप न्यूट्रिशन लें, बट फिजिकली एक्टिव होना भी इम्पोर्टेंट है। योग आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो भी आपको पहले रूट कॉज से काम करता है, रूट कॉज पे, फिर आपकी आउटर बॉडी पे नजर आने लगता है। So, जो लोग ये कहते हैं कि योग करके हम पतले नहीं हो रहे हैं या पतले हो जाते, वो एक साइड बेनिफिट है योग का पतला होना, लेकिन आप देखिए वो रूट कॉज पे काम करता है। इसलिए क्योंकि ये जो तीनों चीजों का कल्मिनेशन जो हम करते हैं, योग, साइकोन्यूरोबिक्स और न्यूट्रिशन, ये तीनों के तीनों रूट कॉज पे काम करते हैं। और जब पेशेंट्स आते हैं, हम ऐसे रूट कॉज पे बेनिफिट ज्यादा देते हैं और रूट कॉज पे ध्यान ज्यादा देते हैं कि उनका एक्चुअली कैसे अंदर से क्योर किया जाए कि दोबारा वो प्रॉब्लम आए ही नहीं। तो जैसे कुछ लोग जेनेटिकली पतले होते हैं या कुछ लोग होते हैं, बेसिकली बॉडी को समझने की जरूरत है। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि बॉडी में फिटनेस किसे कहते हैं हम, या आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, कि आपकी बॉडी बिल्कुल फैटलेस हो, बट फिर भी आप मोटे दिखते हैं। ये जो लोगों को समझाने के वेज हैं, आप कैसे लोगों को क्लैरिफाई करते होंगे कि फिटनेस इंपॉर्टेंट है, मोटा और पतला होना इज अ डिफरेंट थिंग। बट फिटनेस अगर पतले हो और बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं है, देन आल्सो इट इज बैड। सो इसको कैसे बॉडी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, दिस थेरेपी और इन जनरल? इसको एक जनरल कॉन्सेप्ट से समझते हैं। भगवान ने हमें बनाया, गॉड ने हमें बनाया, जो गॉड को नहीं माने, नेचर ने हमें बनाया। हमारा एक बिल्ट है, उसे पता है कि हमें पतले होना है या मोटे होना है। अब हमारा जो नेचुरल बिल्ट है, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा नेचुरल बिल्ट ही पतला है, किसी का नेचुरल बिल्ट ही थोड़ा हैवी होता है, लेकिन उसको भी मेंटेन करने की जरूरत रहती है। अब जैसे मेरा पतला है, अब कोई आके कहे आप तो बहुत पतले दिखते हो, बट मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि मैं इसको कनेक्ट करती हूँ एनर्जी से। अगर आपकी बॉडी में पूरी एनर्जी है, अगर आपको लगता है मैं सुबह से उठ के रात तक भी मैं सब कुछ करता रहता हूँ या करती रहती हूँ और बिल्कुल थकावट नहीं होती है और मुझे सेटिस्फैक्शन है, मुझे कोई इशू नहीं है, देन यू आर परफेक्टली फिट। एक मोटा इंसान है, उसका बॉडी वेट वैसा है, लेकिन अगर वो 4 कदम चलने के बाद थक जाते हैं तो इशू है। लेकिन अगर वो सारा दिन सारा काम करते हैं, कहीं कोई पेन नहीं है, कोई इशू नहीं है, एनर्जी पूरी है, दैट पर्सन इज परफेक्टली फिट। कहीं पेन नहीं है, डाइजेशन इशू नहीं है, स्टमक में कोई डिसऑर्डर नहीं है, आपके लिवर में कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपको हेडेक नहीं होता है, आप जितना मर्जी घूम लेते हैं, आपको थकावट महसूस नहीं होती है, आप में फुल एनर्जी रहती है, तो आप परफेक्टली फिट हैं। जहां भी आपको थोड़ा सा भी फटीगनेस आता है, आपकी एनर्जी में थोड़ी सी भी कमी है, वहां फिर देखने की जरूरत आ जाती है कि आपको क्या ठीक करने की जरूरत है, क्या इशू आ रहा है, वहां से फिर ये जर्नी स्टार्ट होती है। अच्छा, न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। डाइट एंड न्यूट्रिशन सबका कंसर्न है आजकल, ठीक है, और जो हेल्दी खाना है वो टेस्टी नहीं होता है। so उसके साथ लोग कैसे डील कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बहुत सारी इलनेस के साथ डील तो कर रहे हैं दवाइयाँ खा के, बट वो अपने डाइट से इसलिए चेंज नहीं करना चाहते कि यार हमें टेस्ट नहीं आता, ये फीका लगता है, ये कड़वा लगता है, तो हम नहीं खाना चाहते हैं। सो उनकी साइकोलॉजी के साथ डील करना कितना डिफिकल्ट है और उनको कन्विंस कैसे कर सकते हैं? न्यूट्रिशन आपने बोला न्यूट्रिशन एंड डाइट,
न्यूट्रिशन इज द की पार्ट। मैंने आपको बोला, मैंने किया मेडिकल न्यूट्रिशन। तो अगर आप बॉडी में एप्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जा रहा है, पहला सवाल जो आपका है कि आयरन मिनरल इक्वल में जा रहा है, आपको इशू होने नहीं होगा नहीं। अगर आपको कोई इशू है, आपको ये समझ में आता है कि ये इशू इस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है, अभी आगे एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेकिन इस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है, आप वो न्यूट्रिशन बॉडी में पूरा कर देते हो, तो आप क्योर हो जाते हैं। अब आपका दूसरा सवाल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग कहते हैं फीका है, नहीं खाना या शिफ्ट नहीं होना, ऐसा है, ऐसा हो। और वही हमारी थेरेपी थोड़ी सी डिफरेंट है। हम एक किसी को नहीं कहते, हम देखो ट्रीट करते हैं 3-4 तरीके से। हम ट्रीट करते हैं फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, लाइट एज मेडिसिन। सो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम, अगर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स मिलते हैं तो हमारा हील करने का तरीका भी डिफरेंट है। अगर मैं अब अपने घर की बात करूं, अगर मेरा ब्रदर है मतलब मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मुझे कुछ, अब अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, आई एम नॉट कंडेमिंग एनीबॉडी, तो हमारा एक नॉर्मल जो पैटर्न रहता है, आप सुबह इतना खाइए, दोपहर को इतना खाइए, शाम को इतना खाइए, 2 कटोरी खाना है, 4 कटोरी खाना है, उसमें ये खाना, चना खाना है, दाल खाना है, चावल खाना है। सो उसमें भी थोड़ा सा लोग अटक जाते हैं और कहते हैं कि ये एक हैसल है हमारे लिए, रोज रोज नया सोचना, नया नया बनाना, और वो पॉकेट पे भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो हम थोड़ा सा डिफरेंट जाते हैं यहाँ से। ओके, हम लोगों को कहते हैं अगर ऐसा पेशेंट आया, जैसे मैंने आपको बताया हमारे घर में मेरा ब्रदर कहता है मुझे कुछ नहीं चेंज करना है, तो आई एम ट्रीटिंग हिम विद टाइम एज मेडिसिन। ओके, मैं उसे कहती हूँ 8 बजे के बाद सुबह खाना है, 8 बजे से पहले नहीं खाना। क्यों? उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। और शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना। उसको कोई इशू नहीं है, उसको ये है कि क्योंकि उसका टूरिंग जॉब है, सब कुछ है, बाहर का खाना खाता है, तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। ऑब्वियसली वो तो आप बाहर का खाओगे तो आप उस तरह से उसको अपनी बॉडी को डेवलप करोगे। सो उसके लिए टाइम एज मेडिसिन इज समथिंग व्हिच, बिकॉज ही कैन नॉट केटर टू the norms which I say or we say here. So 8 बजे के बाद खाओ, 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, दिन में कुछ भी खाओ, लेकिन उसके लिए एक मैंने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, 12 बजे तक आप सिर्फ फ्रूट डाइट पर रहोगे। मॉर्निंग से 8 बजे से 12 बजे तक फ्रूट डाइट पे। कितना खाना है मैं ये नहीं बोल रही हूँ कम खाना है, ज्यादा, जितना मर्जी खाओ, 1 किलो 2 किलो 3, जितना मर्जी खाओ, कोई इशू नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स डाइट। ओके, और सीजनल फ्रूट, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप जाके महंगे महंगे फ्रूट्स लेकर आइए। आपको केला मिलता है, केला खाइए, आपको सेब मिलता है, सेब खाइए, आजकल वाटरमेलन आ जाएगा, अभी गर्मियाँ आ जाएंगी तो खूब खाइए। 12 बजे तक आप फ्रूट्स खाइए। लंच में आप खाने से पहले अपना सैलड खाइए, एक बाउल ऑफ सैलड खाइए, उसमें आप अपने हिसाब से आप सॉल्ट स्प्रिंकल कीजिए, आप पेपर स्प्रिंकल कीजिए और खा लीजिए। उसके बाद आप जो मर्जी खाइए और जितना मर्जी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सिर्फ एक जनरल डाइट है जो अगर कोई नॉर्मल इंसान फॉलो करेगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ये मेरी गारंटी है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी बहुत सारे इश्यूज सॉल्व होने लग जाएंगे। ओके, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, शुगर लेवल नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि मेरे शुगर लेवल में बहुत फर्क आ रहा है। हालांकि जब कोई स्पेसिफिक डाइट लेने आता है, हम उसको फिर अगेन उसके हिसाब से देते हैं, उसके इशू के हिसाब से, बट एक कोई डाइट नहीं लेना चाहता, जैसे आपका सवाल है। डिनर में सूरज छुपने से पहले सेम वही जो आपने लंच पे रिपीट किया था, मतलब सेम वही लंच पे रिपीट किया था, मतलब पैटर्न वही। पहले सैलड खाइए 1 बाउल, और उसके बाद आपको जितना खाना है उतना खाइए। मैं क्वांटिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रही हूँ, 4 रोटी खाइए, 5 रोटी खाइए, चावल खाइए, दाल खाइए, लेकिन और सिर्फ 2 रिस्ट्रिक्शंस में रखती हूँ, एनिमल फूड नहीं खाना। ओके, ऐसे भी आपका ये सवाल हो सकता है, आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी होंगे जो कहेंगे हम एनिमल फूड पे नहीं, एनिमल फूड नहीं छोड़ सकते, नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, तो हम उनको कहते हैं 20 grams ऑफ नॉन वेज एवरी डे यू कैन हैव इट इफ एंड ओनली इफ यू हैव
दैट आपका स्टेपल डाइट ही नॉनवेज है, ओके सो दैट वे हम उनको छूट देते हैं। नहीं तो वो कहते हैं हम तो बिल्कुल नहीं खा सकते, हमने तुमको तुम्हारा करना ही नहीं है। होता है। सो शिफ्ट देम टू दिस पैटर्न। और मिल्क प्रोडक्ट्स में ओके पनीर, दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, आपको वो सब कुछ मिल रहा है आपके नॉन कुक्ड फूड से। वो और उसका कॉन्सेप्ट एक छोटी सी 2 लाइन में बताती हूँ। आपका जो अनकुक्ड फूड है उसमें लाइव एंजाइम्स होते हैं। अगर आप साइंस पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, मैं कुछ ऐसी नई बात नहीं कर रही हूँ, आप देखेंगे आपको वो भी बात आपको गूगल में बहुत इजीली मिल जाएगा। आपका अनकुक्ड फूड, रॉ फूड, लाइव एंजाइम्स होते हैं जो आपके बॉडी के बैक्टीरिया को वैसे ही खा लेते हैं। ओके और आपको वो बेनिफिट देते हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसकी बहुत साइंस में डीप में नहीं जाते हैं तो अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द जनरल पब्लिक, सिर्फ अगर कोई टाइम एज मेडिसिन इतना कर ले 8 से 6, उसके बाद कुछ नहीं खाना 6 बजे के बाद, पानी पीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर अगले दिन सुबह 8 बजे के बाद। अगर कोई सिर्फ इतना सा भी कर लेता है तो उसके इश्यूज अपने आप धीरे 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 रिजॉल्व होने शुरू होते हैं। कैसे पता चलेगा? मुझे टेस्ट कराना पड़ेगा? नहीं, आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी। आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद गारंटीड आपको एनर्जी में डिफरेंस दिखाई देगा अपनी बॉडी की। आपको ऐसा लगेगा मेरा ब्लड प्रेशर कुछ कम होने लगा है। आप जब उसको नापेंगे, अब इसका मतलब मैं कहीं नहीं कह रही हूँ कि आप एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं। आपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से स्टार्ट किया था, आप डॉक्टर को पास जाकर बताएंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना आना शुरू हो गया है, तो डॉक्टर जब ये देखेगा तो आपकी मेडिसिन ऑटोमेटिकली उसको टेपर डाउन करनी पड़ेगी, उसके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। सेम गोज विद द ब्लड शुगर लेवल पेशेंट। तो आपको खुद से कुछ भी कम नहीं करना है, ब्लड प्रेशर देखते ही डॉक्टर अपने आप आपकी टेपर डाउन कर देगा। और टेपर डाउन करने का भी एक तरीका होता है, तो धीरे 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 करके आपकी वो मेडिसिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अच्छा, बीच में एक नाम चला था कीटो डाइट, है ना, बहुत ज्यादा चला था। और मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरे एक एक्स कलीग थे, कीटो डाइट वो रेगुलर कर रहे थे 2-3 साल से, एंड सडनली आउट ऑफ सम फियर ही गॉट कोविड पॉजिटिव, और उसके बाद ही वेंट इनटू द कोमा, और कोमा के बाद वो अभी बिल्कुल एबनॉर्मल स्टेट पे है ना, ही इज नॉट मेंटली फिट, सो ही बिहेव्स वेरी एबनॉर्मल समटाइम्स। अब उनके जो फादर इन लॉ, ही इज अ देसी पर्सन, completely a देसी मैन, ठीक है। सो हिज आर्ग्यूमेंट वाज कि भाई ये आजकल के बच्चे हैं, ये डाइट, वो डाइट, फलाना डाइट, हम लोग तो सब कुछ खाते थे और अभी भी हम सब कुछ खाते हैं एंड हम इनसे ज्यादा फिट है। अब इस पे आपका ओपिनियन, आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि इट इज बेसिकली जो बड़े बोल रहे हैं वो सही है, या जो ये डाइट और न्यूट्रिशन है ये सही है? इन दोनों में से सही क्या है? मैं किसी को कंडेम नहीं करूंगी, हाँ, लेकिन वो जो उनके फादर कह रहे हैं, आई विल सिट ऑन हिज साइड। हाँ, राइट, जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम न्यूट्रिशन की तरफ लोगों को मोड़ ही हम चाहते हैं, लोग मोड़े, so that they don't get into these fancy things of keto and other diets which is going on. और मैंने आपको, जब हमने स्टार्ट किया था बात करना, जब हमने कहा कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस में हम लोग नहीं बांधना चाहते हैं, जितना सिंपल उतना इजी। आप देखेंगे पुराने लोग भी पहले प्याज के साथ चपाती खा लेते थे और उनको वो भी हजम हो जाता था, बिकॉज उनका वर्क स्टाइल, लाइफ स्टाइल ऐसा था, वर्क लाइफ वैसा था उनका, जिसमें वो बहुत मेहनत करते थे, काम करते थे और जो खाते थे वो हजम करते थे। सो आई विल सिट अगेन, आई से दैट मैं उनके फादर की तरफ ज्यादा बैठूंगी, उस साइड ज्यादा इंक्लाइन हूँ, बिकॉज दैट इज अ नेचुरल वे ऑफ ट्रीटिंग योरसेल्फ। वो न्यूट्रिशन खाते थे। अगर हम प्याज के बारे में बात करें तो प्याज में आपको पता है कि इट्स काइंड ऑफ, अगर हम आयुर्वेदा की लैंग्वेज में, डिस्प्रिन का भी काम करता है। हम गर्मी में बहुत ज्यादा होते हैं तो कहते हैं ना, लू बहुत चल रही है तो प्याज खाओ, और सो दैट इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर यू, और आपको कोई भी बीमारी नहीं आसपास आने देगा। सो उनका एक अलग तरीका था चीजों को डील करने का। सो मुझे लगता है कि वो तरीका ज्यादा बेटर है। 1, वो नेचुरल है, 2, वो सिंपल है, इजी टू अडेप्ट है।
और 3 उसमें कोई बहुत लाइक मैंने कहा सिंपल है, बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा वैसा। सो पहले जब वो टाइम से मैनेज करते थे, जैसे टाइम एज मैनेजमेंट हम अभी बात करते हैं, टाइम एज मेडिसिन, तो दवाई की तरह अगर आप टाइम को उसी तरह से भी ले लो, क्योंकि उसको हमने थोड़ा फैंसी बनाया है। ओके। है वही चीज जो पुराने लोग करते थे। और टाइम एज मेडिसिन करके जब आप किसी को बताते हो तो उनको समझ में आता है कि ये बात सही है। और मेरे डाइजेशन इश्यूज आप देखेंगे, ज्यादातर जो इश्यूज शुरू होते हैं वो डाइजेशन से, स्टमक से शुरू होते हैं। क्योंकि वो स्टमक से शुरू होता है, तो ये वाली चीजें सबसे ज्यादा स्टमक लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ स्टमक। तो सबसे पहले खान पान अगर ठीक होगा, कोई भी थेरेपी आप करते हैं 70% वो काम, 70% उसमें डाइट का रोल है, 30% वो, चाहे मैं योग को बहुत प्रमोट कर दे तो 30% ही योग का रोल है, लेकिन डाइट प्लेज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। और मैं डाइट से भी ज्यादा न्यूट्रिशन प्लेज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। आपने क्या खाया, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि आप इतना बोलते हो तो आपके हिसाब से तो हमें तो बाहर का खाना ही नहीं चाहिए। तो इट इज इम्पोर्टेंट, जैसे आपने बोला वो फीके वाली बात मुझे याद आई, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू सैटिस्फाई योर टेस्ट बड्स ऑल्सो। तो मैं लोगों को कहती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप हफ्ते में एक दिन एक मील चीट कीजिए। उसमें भी चीट करना है तो आप सैलड खाइए, बाहर जाइए, छोले भटूरे खाइए, कुछ भी खाइए, घर पे बना के खाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। You have to satisfy your taste buds also, and then you will feel that how amazing this therapy is, how it works, और धीरे धीरे करके कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी बन जाती है। Eating with mobile phones, eating with televisions. Okay, so I actually not promote this. जब मैं सेशंस देती हूँ मैं सबको ये बताती हूँ। में तो सबसे ज्यादा कॉमन है, people sit, they talk also and they sit with the mobile phones. घर में भी है, घर में भी है। तो कैसा है मतलब, जब से मैंने पढ़ाई करने शुरू करी या मैंने पढ़ा, आई थिंक घर में एक रूल है, चाहिए इसको। नहीं डराना नहीं चाहिए, इसको साइंटिफिकली समझना चाहिए। जब से मैंने पढ़ा सब और मुझे समझ में आया, हमारे घर में जब हम बैठते हैं टेबल पे, सबसे पहली चीज अपनाई, डाइनिंग पे आकर आप खाना खाएंगे और डाइनिंग पे मोबाइल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसका रीजन समझते हैं। क्यों कहते हैं कि टीवी देखते मत खाओ और मोबाइल के साथ मत खाओ, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए मत खाओ, खाने पे फोकस करो। आपने बहुत जगह सुना भी होगा, हमारे ऑर्गन्स ना आपस में बात करते हैं। जैसे हमें भूख लगनी शुरू हुई, वो बोलते हैं, आपस में बात करते हैं कि मुझे भूख लगी, ठीक है। ब्रेन में एक एमिगडाला होता है, उसमें एक टेक्निकल नहीं जाता है, तो वो आपस में वो ऑर्गन्स को सारा मैसेज देता है, कहानी की तरह से समझते हैं इसको, स्टोरी मैसेज देता है भूख लगी है। पैनक्रियास को बोलता है कि भूख लगी है, फिर अंदर से इच्छा जागनी शुरू होती है, भूख लगी है। तो अब जब इच्छा जागी तो खाने में सपोज भिंडी आई, तो लंच में हम भिंडी लाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आज भिंडी आई, तो आपस में वो बात करते हैं। वो कहता है आज ना ये खाने में भिंडी आई है, पैनक्रियास को बोलते हैं तू एक्टिव हो जा। तो पैनक्रियास एक्टिव होता है, वहीं से इनको सारा काम तो हमारा पैनक्रियास का है ना, वहीं से इंसुलिन भी जनरेट होगा, सब कुछ होगा। तो पैनक्रियास बाकी ऑर्गन्स को भी धीरे धीरे करके एक्टिव कर देता है। सब आपस में बात करते हैं। जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो वो अपने आप को खाने से पहले हमारे सारे ऑर्गन्स अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। उसी से जब वो आता है, वो कहता है ओके खाना आया। अब जब खाना आ गया, जब भिंडी आई या चपाती आई या चावल आया, तो उसको कैसे डीफ्रैगमेंट करके ऑर्गन्स में भेजना है। तू इसका ये काम कर, तू इसका खून बना, इसको वेस्ट कर, इसको एनर्जी में लेके जा, तो अपने अपने कंपार्टमेंट्स में वो भेज देता है। ये तो हुआ तब जब आपने फोकसफुली खाने पे कंसंट्रेट किया। अगर आप देखेंगे हमारे स्पिरिचुअल गुरुज बहुत सारे यही सजेस्ट करते हैं कि खाना खा रहे हैं तो ध्यान से खाओ। ध्यान मतलब वो यही है कि आपने अंदर के अपने ऑर्गन्स को बताया खाना आ रहा है, उसको कैसे डिवाइड करना है हमारी बॉडी में, और वही हमारे लिए फायदेमंद होता है। हम इसको लेते हैं, हमने मोबाइल देखा, फिडल करते हुए मोबाइल, किसी ऑर्गन को कुछ नहीं पता, आया और खाया। तो किसी ने किसी को नहीं बताया
कि अभी कचौड़ी आने वाली थी, अभी भिंडी आने वाली थी, अभी घिया आने वाली थी, या अभी क्या मेरी फेवरेट राजमा आने वाले थे। वो सिर्फ खाया, वेस्ट बना और बाहर, और वेस्ट नहीं भी बना तो जो उसने मतलब किसी को पता ही नहीं चला, आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करता हुआ अल्टीमेटली हुआ ना, पता ही नहीं चला। ब्रेन ने किसी को बताया ही नहीं किसी ऑर्गन को कि खाना आने वाला है, भूख लगी थी तो अभी तुमको अपना काम करना है, वो एक्टिवेट ही नहीं हुए। जब वो एक्टिवेट नहीं हुए तो उन्होंने अपना काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया तो जैसे खाना था वो इंटेस्टाइन में जाके जमा होता रहा, और बॉडी का क्योंकि अपना नेचुरल फिनोमेनन है, जितना वेस्ट होना था वो वेस्ट में चला गया, जितना डाइजेशन इशू होना था वो हुआ। फिर आपने पिल्स पॉप अप करी, डेसोजेल खाया, डाइजीन खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए, लिवर टॉनिक्स खाए, सो दैट्स हाउ इट गेट स्टार्टेड। सो देखिए कितना मजेदार डिफरेंस है। वो सिर्फ 20 मिनट्स 25 मिनट्स अगर हम अपना खाने के टाइम पे न्यूज़पेपर, कुछ भी बुक, आपका मोबाइल, आपका टीवी अगर छोड़ दें, बेसिकली मन से खाइए, मतलब जहाँ खाना है वहीं मन रखना चाहिए। तो मेरा अगला सवाल बच्चों को लेके होगा, स्पेसिफिकली वो बच्चे जो 6 मंथ्स के बाद खाना शुरू करते हैं। सपोज मेरी डॉटर थी, सो डॉक्टर्स कहते हैं जैसे 9 मंथ्स तक आपका नॉनवेज मत दीजिए, ठीक है, 6 मंथ्स के बाद आप मैश करके खाना दीजिए। तो समहाउ 7 मंथ्स के आसपास आई ट्राई टू गिव हर द वे वी आर ईटिंग, ठीक है, नॉर्मल, थोड़ा सा मतलब दैट शी शुड फील कि हाँ शी इज पार्ट ऑफ अस, पार्ट ऑफ द फैमिली। सो आई यूज्ड टू कीप फूड इन फ्रंट ऑफ हर, देते हम भी मैच्ड ही थे, बट मतलब जस्ट टू मेक हर फील, बट वो खाना ट्राई करती थी, उसका टीचिंग शुरू हो गया, शी यूज्ड टू ट्राई। सो बेटर क्या है कि बच्चों को मेरे ख्याल से उससे बच्चे का खाने के प्रति अफेक्शन बहुत होता है, एंड द वे शी इज, मतलब उसके सामने खाना आता है तो शी इज लाइक वाओ, कुछ भी आता है, वेदर इट इज सब्जी, इट इज नॉर्मल दाल रोटी, व्हाटएवर इट इज, सो शी इज लाइक हाँ मतलब मुझे भूख लगी है, सो आई नीड फूड, और वो कुछ भी खा लेती है। इज दिस अ बेटर वे ऑफ डीलिंग अ चाइल्ड, और हम लोग एकदम से सॉल्ट शुगर पे बच्चों को ला लाए, क्या बेटर क्या है? सिंप्लीफाइड वे इज द बेटर वे। हाँ, मैश करके आप दे रहे हैं, आप दीजिए। फ्रूट्स जितना रॉ आप बच्चे को रखेंगे उतना अच्छा, उतना अच्छा। एग्जैक्टली। और क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं, इस पूरी सीरीज में हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ एक मैसेज ये है सबको, आपका अगर 70 to 80% ऑफ द डाइट में पूरे दिन में अगर आपका रॉ फूड है एंड 20 to 30 to 20% आपका कुक्ड फूड है, you are sorted. Okay. That's the only key message I want to give. Shift yourself towards raw. वीक में एक दिन, कभी कभी जैसे आई ऑल्सो डू इट, असॉर्टेड वेजिटेबल्स, सॉटे करके वेजिटेबल, जस्ट टू चेंज द टेस्ट बड्स एंड सैटिस्फाई द टेस्ट बड्स। सो दैट्स द बेस्ट वे। जितना रॉ पे आप रहेंगे, लाइव एंजाइम्स जितना बॉडी में ज्यादा होंगे, आप उतना बीमार कम पड़ेंगे, और जितना बीमार कम पड़ेंगे आप उतना लाइफ लॉन्ग हेल्थी रहेंगे। नाउ योग वर्सेस जिमिंग, जिम के प्रति लड़कियां ज़्यादा फेनेटिक है, मेरे ख्याल से फेनेटिक ही मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिम आपको, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो कितना करेक्ट होगा, तो जिम आपको शायद फिजिकली सेटिस्फैक्शन दे सके, बट आई डोंट नो मतलब साइकोलॉजी या मेंटल स्ट्रेस जिससे आप डील करते हैं, जिम उसमें हेल्प करता है। लेकिन एक केस है डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स कुछ मैंने देखे हैं जो जिम से बहुत सेटिस्फाइड है। सो हाउ इट इज़ हेल्पिंग देम, और इट इज़ बेनिफिशियल देन योग, और योग ही बेटर। अब रामदेव का योग बहुत फिजिकल है, और जैसे हम सहज योग, कई तरीके के योग और भी देखते हैं, वो बहुत मेंटली आपको बहुत रिलैक्स करते हैं कुछ लोगों को जो मानते हैं। तो बेटर क्या है, किसके प्रति आपको ज़्यादा वो होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कन्विंस कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, या फिर जो चीज़ आपको सेटिस्फाइड रखती है वो बेटर है, वो से क्या? People might have different opinion, but मैं ये समझती हूँ कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है, जो आपको सेटिस्फाई करे। अगर आप साइंटिफिकली मेडिकली बात करोगे, देन आई विल हैव अ डिफरेंट आंसर टू इट।
योग आपके रूट कॉज पे काम करता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, आपका स्ट्रेस भी रिलीज करता है। योग में भी डिफरेंट योग है। अगर आप किसी अच्छी प्रैक्टिशनर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एज ग्रुप, बिकॉज ऐसा भी हुआ है कई लोग, आई नो पीपल वेर इन पीपल से हमें योग इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस है। जिम एक बहुत फास्ट प्रोसेस है, आपको इमीडिएटली थका देता है। वो रिजल्ट्स जो देता है, जिम रिजल्ट्स देता है, और जो रिजल्ट्स देता है वो परमानेंट नहीं है। दीज आर जस्ट टेम्परेरी रिजल्ट्स। योग जो रिजल्ट्स देता है वो देर से जरूर देता है, लेकिन वो परमानेंट देता है। लेकिन आपको अगर जिम जाना सेटिस्फाई कर रहा है, लाइक आपने बोला एक डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको ट्रीट करने का तरीका डिफरेंट है। अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट की बात करोगे तो मैं उसको ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से करूंगी, फ्रॉम द न्यूट्रिशन वे और साइकोन्यूरोबिक्स वे। लेकिन अगर उसको वहां जाके थोड़ा बेनिफिट होता है, उसके जो स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स है वो रिलीज हो जाते हैं एंड ही फील्स बेटर, उसके लिए वो अच्छा है, अगर उसे फील अच्छा होता है। बट मेडिकली योग इज बेटर, and then आपका gymming is just a temp way of satisfying yourself. Okay. Post-pregnancy, Postpartum. biggest problem in few ladies, not for everybody. So there is postpartum depression also, and obesity obviously, and especially your abdominal part, right? So जैसे हम प्रेगनेंसी से आते हैं ना, तो बहुत सारे मिथ्स भी है। मेरे ख्याल से मिथ्स ही कह सकते हैं उसको, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सो वीक, है ना, एंड योर ऑर्गन्स आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव एट दैट टाइम। सो क्या खाना चाहिए बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारे घर में दो लोग हैं, गायनेकोलॉजिस्ट वर्सेस दाई। सो दाई यूज्ड टू से कि नो डोंट टेक मच सॉलिड और ये वो, गायनेकोलॉजिस्ट यूज्ड टू से ईट नॉर्मल थिंग। सो व्हाट इज बेटर? And I'm not talking about eating only. I'm talking about how to deal with the stress, anxiety, depression जिन ladies को हो जाता है, postpartum depression जिसे हम कहते हैं, उसको कैसे उससे come out कैसे करना है? What are the easy ways? I'm trying to find a simple answer. क्या खाना चाहिए? Simple question पे simple आंसर ऐसा देना चाहती हूँ जो सबको बेनिफिट करे। डाइट सिंपल, रॉ वर्सेस कुक्ड, जो आपको बोला, आप वो रखेंगे, आधी प्रॉब्लम सॉल्व। We also tell when the females are in a pregnancy period, we tell them to go red juice and a green juice as well. तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, because it gives you lot of nutrition. Postpartum आपको बहुत न्यूट्रिशन की जरूरत है। अब लोग खाना कहते हैं और मैं न्यूट्रिशन कहती हूँ। तो न्यूट्रिशन इसलिए कहती हूँ कि आपको बेनिफिट देना है ना, बॉडी तो न्यूट्रिशन से चलनी है। तो इसलिए मैं सबको न्यूट्रिशन बोलती हूँ। अब जैसे अगर मैं बीमार होती हूँ, जैसे अभी जब कोविड हुआ था मुझे भी, तो मैं अपने आप को न्यूट्रिशन दो की बात करती थी, और लोग बात करते थे कि ये खाना चाहिए और ये खाना नहीं चाहिए। सेम वे फॉर द पोस्टमार्टम लेडीज, वेट इज द मेजर इशू। वहां पे जब आप ये डाइट पे ध्यान रखते हैं, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखते हैं, आपकी आधी चीजें वहीं सॉल्व हो जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिप्रेशन वाला पार्ट है वो ओबेसिटी से ज्यादा इंक्लाइंड है। ओके, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है कि क्योंकि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मैं मोटी हो गई, आई डजंट लुक गुड, आई वांट टू गो बैक टू माय जीरो फिगर, और आई डोंट वांट टू गो बैक टू माय ओल्ड स्टाइल, माय हेयर्स आर फॉलिंग। सो अगेन, टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑटोमेटिकली। कितने टाइम में डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच न्यूट्रिशन यू टेक, हाउ मच केयरफुल आर यू फॉर न्यूट्रिशन। अगर आप वही हम बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे एंड ऑल दैट, I'm not saying don't satisfy your taste buds, do satisfy it once a week, but again consider
मैंने ये सब खाने से पहले अपना न्यूट्रिशन का डोज खा लिया। वो न्यूट्रिशन का डोज खाया आपने जो रॉ फूड था, आप खाइए। पर ये रोज का फेनोमेनन नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोला कि न्यूट्रिशन खा लिया उसके बाद रोज ही बर्गर खाओ, ऐसा नहीं है। वंस इन अ वीक रोज ही छोले भटूरे खाओ, ऐसा नहीं है। सो अगर आप उसका ध्यान रखोगे, रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली एंड यू विल सी द डिफरेंस। बच्चे मोस्टली मैंने देखा है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कम टच करते हैं, काफ़ी बच्चे आजकल खास तौर से। एंड इवन दीज ओरियो बिस्किट्स चॉकलेट्स की तरफ वो ज़्यादा फैसिनेटेड है। पहले तो हम उनको दे देते हैं कि ओरियो खाओ, चिप्स खाओ, बिस्किट्स खाओ, और उसके बाद वो पेरेंट्स ही स्ट्रेस में होता है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है। सो स्पेसिफिकली उन पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन है, हाउ दे शुड ट्रीट देयर चिल्ड्रन व्हाइल गिविंग देम फूड, कि भैया ये खाना है कि नहीं खाना है। एंड आई थिंक बच्चे एक बार में खाते भी नहीं, हर बच्चे का अपना वो डिफरेंट वे होता है खाने का, या तो भाग के खेल के खाते हैं या पता नहीं कैसे कैसे खाते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि एकदम से जैसे बच्चा खाना शुरू करता है तो चॉकलेट्स पकड़ा दी जाती हैं, ओरियोज पकड़ा दिए जाते हैं, वो कितना बच्चे के लिए हार्मफुल है, और किस एज बार के बाद उन्हें आप थोड़ा थोड़ा वो दे सकते हो फॉर जस्ट फॉर फन। मतलब जैसे आज चीट डे बड़ों का है, एक चीट डाइट बड़ों की है हफ्ते में एक बारी, तो बच्चों की भी होनी चाहिए। सो उसको इक्वली कैसे बैलेंस किया जाए? सबसे पहले मेरा पेरेंट्स से क्वेश्चन है, आप बच्चों से कह रहे हैं ये मत खाओ वो मत खाओ, आप वो फॉलो करते हैं? यस। डोंट प्रीच व्हाट यू डोंट डू, प्रीच व्हाट यू डू। अगर होम इज द फर्स्ट स्कूल, आप ही फ्रूट्स नहीं खाते, आप एक्सपेक्ट करते मेरा बच्चा फ्रूट्स खाए? बैठिए उसके साथ नाश्ते में, जब से हम कहते हैं कि सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक आपको फ्रूट्स खाने हैं, तो बैठिए आप भी बाउल लेके, बच्चे को भी दीजिए। बच्चा देखेगा आप खा रहे हैं तो वो भी खाएगा। बच्चे ने चपाती कहाँ से खानी सीखी? आपसे ही खानी सीखी ना। आपने चपाती खाई, आपकी प्लेट में थी, उसकी प्लेट में भी आई, क्योंकि उसे लगा कि वो अच्छी चीज है। तो पहले आप खाइए, फिर बच्चे को देखिए, बच्चा खाएगा। पहली चीज, बच्चे को सबसे बेस्ट वे है बच्चे को प्रीच करने का, क्योंकि हम बच्चे को कहते हैं तू पढ़ाई कर, जबकि हम खुद नहीं पढ़ते। हम बुक्स नहीं पढ़ते, तो बच्चे भी वो फॉलो नहीं करते। एंड यू नो कि बच्चे तो बिल्कुल इमिटेट करते हैं कि जैसे आप करेंगे बच्चे वो बिल्कुल कॉपी करते हैं, स्पेसिफिकली मदर्स को। तो आप करना शुरू कीजिए एंड यू विल सी द डिफरेंस इन द चाइल्ड। कितनी, अब हमने उसको, आपने बोला हम फटाफट से उसको स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दैट्स अ इजी थिंग। कुछ नहीं मिला, चुप कराने के लिए वो दिया। आपने चुप कराने के लिए केला क्यों नहीं दिया? वेरी ट्रू, राइट। एंड हमने ही वो कुछ शुरू किया। हमारे घर में भी बिस्किट आते हैं, हम भी तो खाते हैं। मत लाइए, मत खाइए। वो नहीं आएंगे, बच्चे को उसके टेस्ट की जरूरत ही नहीं है पता होने की। वो कोई, इट्स नॉट एन हेल्दी थिंग। एंड आई रियली डू नॉट प्रमोट दीज पैक्ड प्रोडक्ट्स। आई ऑलवेज से, जब से मैंने सीखा है या जब से मैंने ये सब करना शुरू किया, हमारे घर में ब्रेड नहीं आई है। ब्रेड बिल्कुल खत्म है। बिस्किट, नमकीन, ब्रेड। अगर जब मैं किसी पेशेंट को बचाती हूँ तो कई बार पेशेंट्स कहते हैं हम नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। तो ब्रेक इज हमारा तो इजी है, वर्क हार्ड। मतलब अगर आपको छोले भटूरे भी खाना है, यू कैन आराम से कुक इन योर होम और आप खा सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि वो हल्दीराम का ही खाना है या किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट का ही खाना है। कभी तो भी अपनी जगह पे ठीक है, टेस्ट मच को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसा कि आपने कहा, बट नॉट नेसेसरी। क्योंकि अब हमने डाइट, न्यूट्रिशन, सब चीज़ों को अच्छे से टच किया। अब हम फाइनेंस, अकाउंटिंग में थोड़ा सा टच करेंगे आपको। तो कैसा है ये फील्ड? कितना चैलेंजिंग है बीइंग अ फीमेल आपके लिए? कितना स्ट्रेसफुल है और कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? See, we females have entered in a males club. I'll put it that way. Obviously. And since we have entered in that males club, we need to face everything, anything to everything. Stressful है, हाँ है। मैनेज करने के हर एक का एक डिफरेंट तरीका होता है। And I believe more you grow up the ladder, more stressful it becomes. Okay. एक्सेप्टेबिलिटी जहाँ तक बात आए,
अब है, कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है, and I think that we have to live with it. So there's no criticism about it. It is the part of our lives now. So answer to your question, stressful हाँ है, और बहुत stressful है. At times it becomes too stressful. But there are people who are very supportive. You get in your journey, you get very supportive people also. There are other side of the people as well. So it's the journey. So in your life, any female जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया हो, या आपकी वजह से किसी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया हो? मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया नहीं, बट हाँ, मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट के लिए एक फीमेल है. कैसे करता है? जैसे आपको कोई कुछ समझाता है, सो वहाँ से आप चेंज कैसे होते हैं? हाउ डिड इट ट्रांसफॉर्म यू? मतलब कैसे आप ट्रांसफॉर्म होते हैं? मतलब व्हाट यू फील एट दैट टाइम कि यार इसने तो सही कहा था, वो आता कैसे है? The situation, हाँ, actually difficult है. Vibes, I believe we females are blessed with the vibes specifically. And it's all about connection. And अगर हमें किसी से connect होना होता है, we just do it with a click. और अगर किसी से नहीं होता है तो आप कुछ भी, कितनी भी कोशिश करते रहो, आपका कनेक्ट नहीं हो पाता है. And it depends on an individual nature also. The female which I have in my life, and I adore her, I love her, I worship her, or I respect her to the core. Her thought process. And when I say the vibes, it matches. So the moment it matches, it click, तो आपको समझ में आता है कि वो जो सामने वाला कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है. And you have seen situations in your life also कि कभी उन्होंने कुछ कहा था और वैसा हो गया, and that's how it starts the journey. Okay, वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, उसके बाद ही तो पता लगता है कि ये सही है. Okay, फाइनेंस अकाउंटिंग के एरिया में सेविंग्स फॉर फीमेल्स स्पेसिफिकली, उनको अपना पैसा सेव कैसे करना चाहिए? I am into the finance and accounting part of audit field. ऑडिट फील्ड में आप है, उसके बारे में मैं बात करूँगी, लेकिन एक जनरल सवाल है कि जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्टअप किसी फीमेल ने किया और मंथली शी माइट बी अर्निंग 25,000 30,000 फॉर हर ओन एक्सपेंसेस, उसमें से भी व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ सेविंग योर मनी? See, I'm learning it the harder way. I will put it that way. I have a very nice female in my life, and she's another one. What I have learned from her is, and what she has done is, मैं उस level तक नहीं पहुंची हूँ, but what she has done is to आपके question को cater करने के लिए, she has studied a lot. Okay. She studies a lot in terms of how to save my funds, where should I invest it, how should I invest it, how should I not be dependent. She's also calculating, and I really like her way also, and I really like her, and she knows that. She also calculates कि अगर मैं आज 20 साल बाद मैं रिटायर होऊंगी तो 20 साल के बाद मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए रिटायर होने के लिए, और अगर मुझे आज ही रिटायर होना है तो क्या मेरे पास इतना सेविंग है मेरे पास कि मैं आज रिटायर हो जाऊं और घर बैठ के मैं अगले 20 साल का सोचना जरूरी है. सोच इज इम्पोर्टेंट, in that direction is important, and thinking from that direction you need to have the knowledge, you need to invest time in that as well. तो सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है. और उसी से आई थिंक, एंड वी हैव सो मेनी वेज ऑफ डूइंग इट दीज डेज. आप FD कराते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, एंड देन यू कीप अ ट्रैक ऑफ इट, हाउ माय म्यूचुअल फंड्स इज गोइंग. म्यूचुअल फंड्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए, ULIP में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई एम नॉट दैट knowledgeable, but still if you have that knowledge and if you can gain that knowledge, and internet is the knowledge ka bhandar, so
वहाँ से हमें बहुत कुछ मिलता है. And if you get the mentor, and there are lot of websites also, there are lot of institutions also who help people gaining that kind of a knowledge. सो ऑडिट करते टाइम क्या चैलेंजेस आते हैं? मेजरली बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. सो हाउ डिड यू फील? मतलब इस टाइम पे कैसे स्ट्रेस लेवल आप मैनेज करते हो? कितने प्रेशर्स आपके ऊपर होते हैं? ऑडिट करते टाइम कोई स्ट्रेस नहीं होता, ऑडिट के बाद स्ट्रेस होता है. और वो स्ट्रेस होता कैसा है? एनी इंसिडेंट जो एक्सेप्टेबिलिटी का स्ट्रेस है. हाँ. What you have created out of that audit, and then you have to explain it, and that acceptability. ऐसा वैसा नहीं, तुमने गलत आइडेंटिफाई किया, सही आइडेंटिफाई किया, या you would have done that. So that stress. ऑडिट के टाइम पे कोई स्ट्रेस नहीं है, ऑडिट के बाद का एक अच्छा खासा स्ट्रेस है. ओके. अच्छा, फीमेल्स के लिए प्रोफेशनली वर्किंग होना कितना ज़रूरी है? एक चीज़. दूसरा सवाल, वर्क फ्रॉम होम जो फीमेल्स वर्किंग है उनके लिए वर्क फ्रॉम होम कितना बेटर है या फिर ऑफिस जाना बेटर है? मतलब क्या उनके लाइफस्टाइल पे बेटर वे में इम्पैक्ट करता है? पॉइंट नंबर 1, वर्किंग होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है. इंडिपेंडेंट होना इम्पोर्टेंट है. इंडिपेंडेंस ये जरूरी नहीं है आप ऑफिस जाओ, आप MNC में काम करो. यू कैन डू एनीथिंग टू एवरीथिंग, एंड दीज डेज we are blessed to be born in this era wherein females have an ample amount of opportunities. So wherein whichever field, and you know that females are going into the every field, so ample amount of opportunities. Think something about yourself. I tell my mother also, don't think that age हो गया, अब क्या करना है. No, there is no age. Whenever you feel like doing it, just do it. I mean, don't get into that. I always use this phrase, वो रोग ही मत पालो कि क्या कहेंगे लोग. So don't get into that phenomenon. लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे. So अगर आपके मन में है तो बिंदास करो. fearless. Okay. Fearless, be fearless. वो fear अंदर सबके है, मेरे भी होता है. But let it go. And overcome that is important for every female. Point number 2, work from home. COVID अगर एक हमारे लिए कर्स था या है, या वो वायरस एक कर्स था, तो उसने हमें एक ब्लेसिंग भी दिया, वर्क फ्रॉम होम. उसकी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. डिपेंड्स अपॉन हाउ यू डिसिप्लिन योर लाइफ. इफ यू डिसिप्लिन योर लाइफ कि मुझे इतने बजे तक ये करना है और इतने से इतने बजे तक मुझे काम करना है घर से, और यही मेरा लाइफस्टाइल आप ऐसा बनाते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अ वर्किंग वुमेन. मिक्सचर बेटर है, कभी ऑफिस कभी घर, बिकॉज इट्स अ काइंड you go out, meet people, interact, and then you learn also. बैलेंस ऑल्सो, Balance is important. और भी संभाल सकते हैं और आप भी संभाल. So I think जो ये एक नया कॉन्सेप्ट भी है, हाइब्रिड मॉडल, that's the best model. हाइब्रिड में आपको half of the time, 70% of the time you have to be at home, and 30% of the time you are required to be in office. I think that's the best thing. You can manage everything. You can manage your hobbies, you can manage your working life, you can manage your house, you can manage your kids, you can manage everything. So I think that's the blessing also that has come with the curse. Okay, last 2 questions. Obesity in males बहुत ज़्यादा है, especially वही मैंने जैसे फीमेल्स कहा, the abdomen areas after pregnancy issues रहती हैं. मेल्स में भी वही चीज़ होती है. स्टमक पे ही यूजुअली आप देखेंगे ज़्यादा they look ज़्यादा fatty from stomach only, है ना? So I'm being very open, because this is the moment we will not be open, तो तब तक लोग हमारे साथ connect नहीं करेंगे. So how, what is the best process? Is the only process what you are telling, the time, practice, the diet? सिर्फ एक है. सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता. सबसे अच्छा टाइम, जर्नलिस्ट, उनके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता. टाइम नहीं है. Keep it 8 to 6. Okay. और बस देखिए, हर एक का एक टेंडेंसी है बॉडी का. किसी का थाइस पे फैट आता है, किसी का ओवरऑल आता है, किसी का सिर्फ स्टमक एरिया पे आता है, किसी का फेस पे आता है. सो एवरी बॉडी इज अ यूनिक बॉडी. सो ये जरूरी नहीं, हाँ मेल्स पे आप वो कहते हैं, एक तो उनका लाइफस्टाइल वैसा है,
दूसरा पोस्चर। हाँ, postures तो बहुत problem। मेरी जो मेंटर है वो हमेशा मुझे ये कहती हैं कि मैंने उनसे भी लेट जाना, खाना खाते ले जाना, और वो मुझे हमेशा कहते हैं कि राशि कभी भी पेट खाने से नहीं निकलता है, पेट बैठने से निकलता है। वो बैठने का स्टाइल ही ऐसा होता है कि वो पेट फिर बाहर की तरफ पुश हो जाता तो है। मतलब postures भी Posture is all the more important and where yoga plays a most important role. सो अगर आप ये बैलेंस करके चलते हो, जैसे मैंने सिर्फ आपको एक टिप दिया आज, टाइम एज मेडिसिन। आप 8 to 6 का टाइम रखिए, उसमें जो आप रॉ मैक्सिमम खाइए, कुक्ड लेस खाइए, सेटिस्फाई योर टेस्ट बड्स आल्सो। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट डॉक्टर राशि के पास आने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी अदर डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू आर योर ओन डॉक्टर। ओके, सो जब आपको कोविड पॉजिटिव हुआ, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, आप जब कोविड पॉजिटिव हुए थे, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? क्योंकि मैंने ये किया हुआ था इसलिए मुझे डर नहीं लगा। ओके, यू वर fearless almost। और मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया। ओके, मैंने अपने आप को सिर्फ ये मेडिकल न्यूट्रिशन जो मैंने किया था उससे ट्रीट किया। Within 3 to 4 days I was perfectly all right. मुझे भी ऑक्सीजन का इशू हुआ था, मुझे भी टेस्ट बड्स का इशू हुआ था, मुझे भी स्मेल का इशू हुआ था, बट विद ऑल द नेचुरल थेरेपीज एंड विद द न्यूट्रिशन आई ट्रीटेड माई सेल्फ। ओके, और मैंने अपने घर वालों को ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि दूर हो जाओ मुझसे या कुछ ऐसा क्वारंटाइन कर दो। सो नहीं, ऐसा नहीं किया। एंड आई डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग मैसेज दैट डोंट क्वारंटाइन योरसेल्फ, प्लीज फॉलो योर डॉक्टर। आई नो माई थेरेपी एंड दैट इज हाउ आई फॉलोड इट। एंड वी एज अ, जिनको मैं फॉलो करती हूँ या जिनसे मैंने सीखा है, सो दे टीच अस दैट वे एंड दैट्स हाउ वी फर्दर ट्रीट पीपल। डोंट डू इट योरसेल्फ, प्लीज फॉलो योर ओन डॉक्टर, वट एवर therapy you're following. Your own therapy is your best. I am not saying that मुझे आके follow करो या किसी और को follow करो, बस कुछ ऐसा गलत नहीं करिएगा किसी को सुन के, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। इंटरनेट है ना, तो Exactly. वो लोग गूगल करके अच्छा दिस डाइट इज बेटर, दिस डाइट इज बेटर, वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग मिस कर जाते हैं। हाँ, इसलिए I don't want to give any message. वी आर करेक्ट। जो वो जो ह्यूमन बॉन्ड फील हुआ करता था ना पहले, जो पहले लोग जाते थे, वो वेद वगैरह होते थे, फिर आयुर्वेद से ट्रीट करते थे। Exactly. दैट बॉन्ड इज समवेयर मिसिंग मेरे हिसाब से। Yes. और वो आई थिंक मतलब वो रिवाइव हो सकता है और रिवाइव होगा भी। सो एपिसोड के एंड में इफ यू वांट टू गिव अ मैसेज फॉर अ हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ, क्योंकि आप वेल्थ से भी रिलेट करते हैं और हेल्थ से भी, सो हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ के लिए व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव इन few lines? So we already spoke about it. Time as medicine. Follow it religiously. You will see the difference. Believe at the core. Turn towards nature. Nature is our best healer. Don't. अगर आपने किसी एक चीज को फॉलो करना शुरू किया है, फॉलो इट टू द कोर, उसको कंटिन्यूसली फॉलो करते जाइए। हैव पेशेंस, यू विल सी द रिजल्ट्स। जिस थेरेपी की हम बात करते हैं उसमें बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमने टाइम एज मेडिसिन की आज आपसे बात करी, विद इन 2-3 days ओनली यू विल सी द रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है मैं आपको 1 महीना बोल रही हूँ कि रुक जाइए या 2 महीना रुक जाइए। विद इन 3-4 days you will start seeing the result. Start from this only and then we'll talk further. And if we'll get a chance, we'll talk further more about it. And that will make you healthy. Just stick to one therapy. आज इसको किया, कल उसको किया, परसों उसको किया, ऐसा नहीं करिए। Have patience, have faith in whatever you are doing, and you will walk the path. सो इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ हम इसी एपिसोड का अंत करते हैं, और अन्य बाकी एपिसोड, साथ में ये एपिसोड खास तौर से आप देखिएगा क्योंकि आपके डेली टू डेली लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो बाकी सभी एपिसोड्स के लिए आप जरूर हमारा यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.